हे एवरीबॉडी, मैं हूं प्रांजल और आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग। आज की वीडियो में हम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 34 से लेकर 39 तक डिस्कस करेंगे। इसके पहले की वीडियोस देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। इस सीरीज़ में आगे और वीडियोस को पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करें। सेक्शन 34 में कुछ एंट्रीज रेलिवेंट होती हैं। अगर किसी बुक ऑफ अकाउंट में कोई एंट्री करी गई है तो वो रेलेवेंट होगी। अगर ये बुक्स ऑफ अकाउंट एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन की गई है, किसी कंप्यूटर सिस्टम पे मेंटेन की गई है, तो भी ये एंट्रीज रेलेवेंट होगी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि हम जो भी एंट्री कर रहे हैं वो बिजनेस के रेगुलर कोर्स में कर रहे हैं, और जब भी कोई मैटर कोर्ट के सामने आएगा जिसमें कि वो इंक्वायरी कर रहा है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये एंट्रीज को रेलेवेंट माना जाएगा। यहाँ पे एक बात है कि ये जो एंट्रीज है ये अपने आप में सफिशिएंट एविडेंस नहीं है किसी पर्सन को किसी लायबिलिटी से चार्ज करने के लिए, यानी कि इन एंट्रीज के अलावा हमें कुछ और एडिशनल एविडेंसेस भी चाहिए किसी पर्सन को लायबिलिटी के अंदर लाने के लिए। सेक्शन 35 भी एक एंट्री की रेलेवेंस की बात करता है। अगर कोई एंट्री किसी पब्लिक या फिर किसी दूसरी ऑफिशियल बुक में रिकॉर्ड की गई है और उसमें कोई फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट बताया गया है, तो ये जो एंट्री है ये अपने आप में एक रेलेवेंट फैक्ट होगी। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि ये जो एंट्री की हम बात कर रहे हैं ये किसी पब्लिक सर्वेंट ने अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के डिस्चार्ज में की है या फिर किसी ऐसे पर्सन ने की है जो कि लीगली ऑथोराइज्ड है बाय लॉ ऑफ द कंट्री जहाँ पे कि वो जो बुक रजिस्टर या रिकॉर्ड है वो मेंटेन किया गया है। अगर कोई एंट्री किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में की गई है और वो पब्लिकली एक्सेसिबल है तो वो एंट्री भी रेलेवेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल, किसी के बर्थ का रिकॉर्ड है, किसी के डेथ का रिकॉर्ड है, तो ऐसी सब चीज़ें जो पब्लिकली अवेलेबल होती हैं उनकी एंट्रीज सेक्शन 35 में रेलेवेंट होती हैं। सेक्शन 36 में कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी के स्टेटमेंट्स रेलेवेंट होते हैं। किसी फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट से कनेक्टेड अगर कोई स्टेटमेंट है और वो पब्लिश किया गया है किसी मैप, चार्ट या फिर एक प्लान के अंडर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंदर बनाया गया है, तो वो जो स्टेटमेंट है वो अपने आप में एक रेलेवेंट फैक्ट होगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जो मैप, चार्ट या प्लान की बात हम कर रहे हैं वो पब्लिकली अवेलेबल है और उसे पब्लिक अथॉरिटी है। अगर किसी ने अपने प्राइवेट पर्पज़ के लिए कोई मैप, चार्ट या प्लान बनाया है तो वो यहाँ पे रेलेवेंट नहीं होगा, लेकिन एक पब्लिकली बनाया हुआ मैप, चार्ट या प्लान। सेक्शन 37 भी स्टेटमेंट की रेलेवेंसी की बात करता है, जहाँ की कोर्ट को कोई ओपिनियन फॉर्म करना है कि किसी पब्लिक नेचर का कोई फैक्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई भी स्टेटमेंट या रिसाइटल अगर किया गया है किसी एक्ट में, नोटिफिकेशन में, ऑफिशियल गज़ेट में या फिर किसी गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंडर प्रिंटेड हुआ किसी पेपर में, तो वो जो स्टेटमेंट है वो अपने आप में एक रेलेवेंट फैक्ट होगा। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि हम जिस मैटर की बात कर रहे हैं वो एक पब्लिक नेचर का है। सेक्शन 38 भी कुछ स्टेटमेंट्स की रेलेवेंस की बात करता है, जहाँ की कोर्ट को एक ओपिनियन फॉर्म करना है किसी पर्टिकुलर कंट्री के लॉ के बारे में, और इस लॉ से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट या तो प्रिंट किया गया है या फिर पब्लिश किया गया है उस पर्टिकुलर कंट्री की गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंडर किसी बुक में, तो वो जो स्टेटमेंट है वो अपने आप में रेलेवेंट होगा। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि जिस बुक में वो स्टेटमेंट प्रिंटेड या पब्लिश्ड है वो वहाँ की गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंडर प्रिंट हुई है, जो कि पब्लिक को सेल के लिए ऑफर किया गया है, वो यहाँ पे रेलेवेंट होगा। सेक्शन 39 बात करता है कि किसी स्टेटमेंट का कितना पार्ट प्रूव किया जाना चाहिए। तो अगर कोई स्टेटमेंट है और वो किसी दूसरे लंबे स्टेटमेंट का पार्ट फॉर्म करता है तो हमें कितना पार्ट प्रूव करना है। जहाँ की किसी स्टेटमेंट का एविडेंस दिया जा रहा है और वो स्टेटमेंट एक पार्ट है किसी दूसरे लंबे स्टेटमेंट का, किसी कॉन्वर्जेशन का, किसी डॉक्यूमेंट का, या फिर एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का, या फिर एक सीरीज ऑफ लेटर्स और पेपर्स का, तो एविडेंस उस पर्टिकुलर पार्ट का दिया जाएगा जो कि कोर्ट को लगता है कि नेसेसरी है, इम्पॉर्टेंट है उस स्टेटमेंट की पूरी अंडरस्टैंडिंग के लिए। सेक्शन 39 का क्रक्स ये है कि जब हम कोई स्टेटमेंट को कंसिडर कर रहे हैं एविडेंस में, तो हमें उस स्टेटमेंट का इतना पूरा पार्ट लेना है जिससे कि हमें कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिल सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन कहे कि मैं हूँ ए और हाँ मैंने बी को मारा क्योंकि वो मेरी फैमिली पर हमला करने की कोशिश कर रहा था, ये है पूरा स्टेटमेंट।
अब अगर हम स्टेटमेंट का सिर्फ फर्स्ट पार्ट लें कि हाँ मैं हूँ ए और मैंने बी को मारा, तो यहाँ पे थोड़ा इनजस्टिस की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सेल्फ डिफेंस में किया हुआ कोई भी एक्ट लायबिलिटी से एक्सक्लूड कर सकता है उस पर्सन को। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि हम उस पूरे स्टेटमेंट को साथ में देखें, ना कि सिर्फ स्टेटमेंट के एक पार्ट को। तो ये सेक्शन बेसिकली यही कहना चाहता है कि जब हम किसी स्टेटमेंट को एविडेंस में प्रूव करते हैं तो हमें उतना पूरा पार्ट कंसिडर करना है जिससे कि हमें उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग मिल सके। तो आज की वीडियो में हमने सेक्शन 34 से लेकर 39 तक पूरे डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अगर कुछ भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस सीरीज़ में आगे आने वाले वीडियोस को पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।